हाँ जी, तो बेटा देखो हमने क्या था रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, तो ये का पहले हाइड्रोजन यूज किया था कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास हाइड्रोजन के कितने टाइम्स है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके C12 लिया और C12 की कंडीशन में लिया इस कंडीशन में कि कार्बन 12 जो होता था ऐसा, मतलब उन्होंने थोड़ा सा जो भी रिलेटिवनेस के थ्रू बेटा मास निकाला, एग्जैक्ट मास तो उस टाइम निकलता नहीं था, ठीक है नहीं, जो एक्यूरेट मास था वो तो निकाल नहीं पाते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो थोड़ा बहुत मास निकाला, तो C12 का इन्हें लगा कि 12 है, उसको 1/12 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 हाइड्रोजन के इक्वल हो गया, याद आ गया। तो इसको इन्होंने 1 He बोला। क्लियर है। मान लो नाइट्रोजन का मास क्या है, 14 टाइम्स है इसके, है ना, मान लो 14 टाइम्स है, 14 इंटू, तो ये तो क्या हो गया 1 AMU, ये इतना हिस्सा तो क्या हो गया जी 1 AMU, और इंटू क्या होगा 14, तो नाइट्रोजन का मास क्या बन गया 14 AMU। ये सब बताया था बेटा हमने अभी तक जो लेक्चर्स हैं, लास्ट 2 लेक्चर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये जो मास है बेटा, ये तो देखो एग्जैक्ट मास नहीं है ना, जब जो C12 का जो हम मास 12 ले रहे हैं, ठीक है, C12 एटम का जो मास 12 ले रहे हैं, क्या बच्चे ये एग्जैक्ट मास निकाला गया था? नहीं, क्योंकि उस टाइम तक एटम दिखते ही नहीं थे, है ना, एटम्स की ना दिखते थे ना, उनको हम इंडिविजुअली मेजर कर सकते थे, ठीक है। तो ये शुरुआती दौर में रिलेटिव मास निकाले गए थे, और रिलेटिव मास कहीं एग्जैक्ट भी थे, कहीं थोड़े ऊपर नीचे भी थे, है ना, मतलब कभी ज्यादा या कम भी हो गए और एग्जैक्ट भी। जब बाद में जब हमारे पास एटम की हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने लगे, है ना, तब जाके कुछ के मास तो सेम मिले, कुछ के थोड़े से डिफरेंट मिले। क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे ही यहाँ हुआ बेटा, जब समय आगे बढ़ा सारी चीजें हुई स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो C12 के एक एटम का मास हमें मिला बेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, है ना। देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, जो आपको इनको बेटा एक्सपेरिमेंटली जो स्पेक्ट्रो के थ्रू, है ना, जो एक्सपेरिमेंटली इनका मास मिला, वो देखो कितना मिला, वो हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ, वो 1.99, है ना, 1.99, है ना, और आपका कितने हुआ 2648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्लियर। तो ये ग्राम में जो मिला वो 1 एटम ऑफ C12 का मास है, ठीक है। क्लियर। अब यहां से हमारे पास चीजें आती हैं कि अब जैसे मान लो हमने C12 का एक पीस लिया 12 ग्राम, है ना, ये मान लो एक C12 का हमने एक पीस लिया, इसमें बहुत सारे C12 के एटम होंगे, ठीक है। अब हमें नहीं पता जी कितने एटम है इसमें, तो C12 का एक पीस लिया और इसका वेट, इस पूरे का जो वेट है बेटा वो कितना है 12 ग्राम ही लिया हमने, मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब ये चीज मटेरियल किस चीज का है C12 का, केवल सी ना 13 है ना C14 है, ठीक है, और ना ओवरऑल वाला कार्बन है, ये C12 का एक पीस लिया और उसका वेट कितना लिया 12 ग्राम, ठीक है बेटा। और मास ऑफ वन, ये स्पेक्ट्रो के थ्रू, है ना, स्पेक्ट्रो एनालिसिस जो थी बेटा उसके थ्रू हमें ये पता चल गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो अगर बेटा मैं इस 12 ग्राम, है ना, को इससे डिवाइड करूं जो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है बेटा। क्लियर है पॉइंट। तो ये मेरे पास जो भाई देखो ये क्या है ग्राम, है ना, पर मोल है ऑफ C12, है ना, और ये क्या है आपके पास पर एटम, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, है ना, ये जो ग्राम में मास है बेटा, ये क्या है ऑफ, है ना, पर एटम 1 एटम ऑफ C12, ठीक है। देखो इस पूरे पीस का वेट कितना है 12 ग्राम, इसमें कितने एटम है ये मुझे निकालने हो तो मैं क्या करूंगा, भाई देखो इसमें 10 एटम भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। तो और एक एटम का मास मुझे पता है, ये स्पेक्ट्रो से पता चल गया था, मान लो ये एक एटम है और इस एक एटम का मास वो स्पेक्ट्रो से हमें पता चल गया काफी समय के बाद, शुरुआती दौर में नहीं था। अब देखो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए इस मामले में, जैसे आप कंफ्यूज हो किस मामले में कि सर पहले तो आपने बताया था कि C12 का जो मास होता है वो एग्जैक्ट 12 होता है, मैंने क्या इसके पीछे की यूनिट बताई थी, है ना, या बुक में दे रखी है, आप देखना बुक को पढ़ना दोबारा कि भाई ये 12 ग्राम है या कितना है, मिलीग्राम है, केजी है, क्या है, कभी देखना, नहीं दे रखी थी ना। ये एक रिलेटिवनेस के थ्रू निकाली गई थी, ठीक है ना। C12 का मान क्या होता है 12 होता है, फिर हमने इसको 1/12 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1 आ गया, याद आ गया, जिसको हमने इस पूरे हिस्से को क्या बोल दिया था जी AMU बोल दिया था, याद आया कुछ। तो ये जो 12 था इसके पीछे कोई यूनिट नहीं थी, आप याद करें। अब जब समय आगे बढ़ा, साइंस आगे डेवलपमेंट हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स भी बढ़े, रिसर्चेस भी बढ़ी, तब जाके स्पेक्ट्रो के थ्रू जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आया। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, है ना, कि सर पहले तो आपने बताया था C12 के एक एटम का मास 12 होता है और अब यहाँ कितना आ रहा है 2, इस पे ध्यान दे दोगे आप, -23 भी है बेटा,
है ना। तो अब ये तो इससे बहुत अलग हो गया ना। कहाँ तो सर आपने भी थोड़े दिन पहले बताया, कल परसों बताया था, बुक में भी लिखा है, मैंने क्या बताया था बेटा, बुक में देखना। जब रिलेटिव मास, जब टॉपिक आए आपका रिलेटिव मास ऑफ द एटम, एटम आप उसमें पढ़ना। तो उसमें हाइड्रोजन से कंपैरिजन दे रखा है, ऑक्सीजन से दे रखा है, कार्बन से दे रखा है, और उसमें वही दे रखा है बुक में कि C12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज 12। ठीक है। और जब स्पेक्ट्रो के थ्रू बेटा इन्होंने एक्यूरेट मास निकाले गए, जब एटम के इंडिविजुअल और एक्यूरेट मास निकाले गए एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली, तो वो देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना आया, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? तो अब हमारे पास जो पीस है, ये 12 ग्राम का जो पीस है बेटा, क्लियर? आप अभी पर मोल में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसे हटा दो, आप ऐसे ले सकते हो कि बस इस पीस का जो वेट है बेटा वो तो है 12 ग्राम, और जो इस पीस के अंदर बहुत सारे एटम हैं, उनमें से किसी एक एटम का एक्सपेरिमेंटली जो मास निकाला गया वो कितना आया, निकल के इतना है। तो मैं अगर इस पूरे वेट को बेटा वन एटम के वेट से, है ना, मतलब अगर मैंने यहाँ क्या किया है बेटा, अगर आप देखो ये जो पूरा पीस है C12 का, और वो कितना लिया मैंने, 12 ग्राम का लिया। ठीक है, उसका वेट आप 12 की जगह 15 ले सकते हो, 20 लेते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिया, 12 के लिए, मतलब मैंने क्या, साइंटिस्ट लगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा। ठीक है नहीं? तो C12 का एक पीस लिया, दैट हैविंग द वेट 12 ग्राम। और ये जो C12 का जो पीस है उसमें देयर आर मेनी एटम्स ऑफ द C12। ठीक है बेटा? क्लियर पॉइंट? ठीक। अब और जो एक सिंगल एटम है, सारे एटम एक जैसे होंगे, उनमें से जो एक एटम है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हो, उस इंडिविजुअली एक एटम का जो मास है, भाई स्पेक्ट्रो साइंटिस्ट लोगों ने जो कैलकुलेट करके जो एक्यूरेट वैल्यू निकाली उसकी, वो कितनी निकल के आई है आपके सामने। तो अगर मैं इस पूरे पीस के वेट को इसमें पाए जाने वाले एक एटम के वेट से डिवाइड करूंगा, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, यहाँ पे जो क्वांटिटी निकल के आएगी, आप इसको डिवाइड करें, देखो ये 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻23। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये 6.022 है ना, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, 1367। ठीक है बेटा, आप खुद ही देख लो, अगर हम इसको राउंड ऑफ में माने 1.99 है, 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, अब ये 2 से थोड़ा कम है तो इसलिए आंसर 6 से थोड़ा सा बढ़ गया डेसिमल में। तो इस तरीके से देखो ये क्या निकल के आए, नंबर ऑफ, है ना, एटम्स ऑफ C12 इन 12 ग्राम ऑफ पीस, जो है ना 12 ग्राम का जो एक टुकड़ा था बेटा, है ना, 12 ग्राम ऑफ C12, वो टुकड़ा किसका था, C12 का। तो आप मुझे बताओ ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से देखो बेटा हमारे पास ये क्वांटिटी आई, ये हमने कल नहीं बताई थी, मैं आपसे पहले बोला भी था कि ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा कि ये 1 मोल इक्वल टू बेटा, है ना, ये हमारे, और देखो इसी चीज को कल हमने ये बता दिया था, किसी भी सब्सटेंस के, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 जो एटम्स होते हैं, चाहे मॉलिक्यूल, पार्टिकल से मतलब है, वो पार्टिकल में भी एटम में भी मॉलिक्यूल में भी आएंगे, उनका जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट ऑफ इतना, है ना, वो उसके लिए क्या बना, मतलब इसी आगे जाके amount of इतना मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड 1 मोल। क्लियर? 1 मोल ऑफ C12, ये हो गया बेटा हमारे पास। क्लियर है पॉइंट? तो वो इतने पार्टिकल्स का जो, अगर मास में अमाउंट की बात करें तो मास में जो अमाउंट है वो 12 ग्राम है कि नहीं? भाई ये जो इतने सारे जो एटम्स हैं, है ना, ये क्या चीज है, इतने सारे एटम्स ऑफ C12 भी तो है बेटा, वो कहाँ मिल रहे हैं, इस पीस में मिल रहे हैं। तो इतने सारे एटम्स का जो वेट है वो क्या है, 12 ग्राम, ये भी तो एक वेट है इन टर्म ऑफ द मास, वो ये है ना, ये भी एक क्या है, अमाउंट है इन टर्म ऑफ द मास। क्लियर है पॉइंट? और इसको एक जैसे होता है ना, 12 पीसेस को बोल देते हैं हम 1 डजन, है ना, 2 को बोल देते हैं पेयर, है ना, आगे समझ में? इस तरीके से बेटा इतने सारे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को क्या बोल दिया गया, 1 मोल। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट हो गए, नहीं हो गए? आगे बढ़े। हाँ जी बच्चों, बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि देखो ये बहुत इजीएस्ट वे है समझने का, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप जो आज नोट्स भेजे हैं उसको पढ़ना मैंने, है ना, प्रदीप वाले में तो अभी ये चीज मिलेगी नहीं, ये वाले नोट्स प्रदीप वाली बुक में तो नहीं भेजे हैं, जो पहले भेजे हैं वो यहाँ से नहीं है, वो केमिकल लॉ से पहले पहले के हैं शायद। ठीक है ना, वहां तक के हैं, वो गैलूसाक्स लॉ तक के ही है बस केवल, है ना। तो जिन बच्चों को नहीं आया हो, देव आया समझ में बेटा? हाँ चला गया। यश बेटा कितनी देर पहले ज्वाइन किया था अभी? चलो जी, गायब हो गया। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो हमने C12 का एक पीस लिया, उस पीस का वेट था 12 ग्राम, स्पेक्ट्रो के थ्रू। बस पता है इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो एक डाउटेबल चीज बनती है वो क्या बनती है कि कल परसों या मैंने
या बुक में जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वहां पे C12 के एक ही एटम का वेट दे रखा था बेटा 12, और अब यहाँ दे रखा है C12 के एक एटम का मास या वेट, मतलब वो इतना, और ये 12 है, ये इतना है, दोनों अलग हो गए ना। तो देखो वो एक रिलेटिवनेस का तरीका था, उसके बेसिस पे निकाला गया था शुरुआती दौर में, जब हमारे पास पूरी साइंस डेवलप नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत चीजें थी, आगे नहीं बेटा समझ में, क्लियर है पॉइंट। और जब डेवलप हो गई तब जाके हमें एक एटम का हमने जो एक्यूरेट वेट था वो निकाल दिया एक्सपेरिमेंट, वो निकल के इतना है। तो बस सीधा सा इस टोटल वेट को, इस पीस का वेट था 12 ग्राम, 12 ग्राम को हमने एक मास ऑफ वन एटम से डिवाइड किया तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, क्लियर। और इसका जो अमाउंट है मास में वो ये है, ठीक है। और देखो ये क्या होता है, ये किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है 12 वही था, और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया गया और उसी को 1 मोल। अब देखो इसी पे मैंने ट्रायंगल बनाया है, मैं जो आपको ट्रायंगल में बना के समझाता हूँ, देखो बेटा वो इस रिलेशन पे ही तो है, आगे पॉइंट समझ में। और यही काम देखो जैसे इन्होंने कार्बन पे किया तो इस तरीके से हुआ, यही काम जब आयरन पे किया, आयरन का जो पीस लिया कितना 56 ग्राम का जो एक पीस लिया, क्लियर। मान लो आयरन का इन्होंने क्या लिया, एक 56 ग्राम का पीस लिया, क्लियर पॉइंट। और आयरन के एक एटम का वेट निकाला, क्लियर, इसको इससे डिवाइड किया तो भी 6.022 आया। भाई ये जो वेट है ये तो C12 के एक एटम का है ना, तो ये मैं यहाँ तो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कार्बन की बात चल रही थी बेटा, ये अब आयरन की बात चल रही है, Fe की बात चल रही है, ठीक है। तो आयरन का हमने क्या करा, टोटल 56 ग्राम का एक टुकड़ा काटा, क्लियर पॉइंट। और आयरन स्पेक्ट्रो के थ्रू ऐसे आयरन के एक एटम का वेट निकाला बेटा, और आयरन के एक एटम के वेट से 56 को डिवाइड किया तब भी कौन सा नंबर आया, यही आया। और ये आयरन का देखो क्या होता है ना, एटॉमिक वेट था, उसके आगे ग्राम लिख गया, क्लियर। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट का किया, क्लियर। तब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। तब देखो अब मैं इस चीज पे आपका एक रिलेशन मैंने जो आपको बताया है, बताता हूँ जनरली मैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो वो ट्रायंगल जो कल भी बनाया था, अब ट्रायंगल किस तरीके पे बनाया है उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है वो भी आप समझ सकते हो आसानी से। जैसे हमने देखो वहां क्या किया, 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, पार्टिकल्स होते हैं बेटा, क्लियर। अब पार्टिकल्स में भी एटम्स, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो बेटा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, है ना, और वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो आइंस भी हो सकते हैं, समझे, वो कुछ भी हो सकता है, क्लियर। पार्टिकल में भी एटम, में भी मॉलिक्यूल, और में भी ये सब पानी है, पानी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, टू मॉलिक्यूल्स, क्लियर। आयरन की रॉड है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयरन के एटम, क्लियर है पॉइंट, इस तरीके से। तो हमारे पास देखो क्या है, ये 1 मोल के अंदर ही है। अब देखो इतने पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को, जैसे ये 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो इतने पार्टिकल्स का जो एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का कुछ भी हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन दैट मींस 1 मोल। तो देखो ये चीज हमने सबसे ऊपर लिख दी मीन्स। और इतने पार्टिकल्स का जो मास है वो कितना है, ये 12 ग्राम है। और कार्बन का जो एटॉमिक, तो कार्बन का ये क्या है बेटा, देखो एटॉमिक मास ही तो है, एटॉमिक मास इन ग्राम, आगे पॉइंट समझ में। अगर यही चीज हम किसी मॉलिक्यूल पे लें तो वहां पे क्या, जैसे पानी है, हमने पानी का लिया बेटा, तो आपने 18 ग्राम वाटर का लिया, है ना, यहाँ पर तो आपके पास वाटर का क्या है, वो है ना, तो मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, क्लियर पॉइंट। और देखो जब एटॉमिक मास इन ग्राम या एटॉमिक मास इन ग्राम, ये क्या है 1 मोल का भी, अगर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, अगर मैं देखो ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, तो ए बराबर सी के, तो हमें क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि 1 मोल पार्टिकल का मास वो कितना है, 12 ग्राम। भाई 1 मोल में पार्टिकल कितने हैं, इतने, और 1 मोल में जो पार्टिकल है उनका मास है इतना। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता देखो इस तरीके से यहाँ पे कि मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, आगे समझ में। तो इसको एक नाम दिया गया, ये वर्ड दिया गया क्या, मोलर मास, ठीक है। ये मोलर मास क्या होता है, जैसे देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाया जाता है, मॉलिक्यूलर मास। और 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा या 1 मोल एटम्स का मास जो होगा, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। अब वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, समझे, वो पार्टिकल क्या है, समझ में आया नहीं, वो पार्टिकल तो एटम भी हो सकते हैं, और वो पार्टिकल तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, आगे समझ में। तो 1 मोल पार्टिकल का जो मास है दैट इज मोलर मास, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों ही चीजें मोलर मास में आ जाएंगे नहीं, इन चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। तो देखो मोलर मास तो ये भी है। अब देखो एटॉमिक मास क्यों बोला हमने, 1 मोल एटम्स हो गए, भाई देखो ये क्या है, 1 मोल, 1 मोल एटम्स का मास क्या है ना। तो देखो ये जो 12 ग्राम है ये क्या है बेसिकली,
है ना। कार्बन का जो एटॉमिक मास निकाला था रिलेटिव तरीके से वो भी 12 आया था, और उसके आगे ग्राम लगा दिया, तो एटॉमिक मास इन ग्राम है। तो ये 1 मोल एटम्स का ही तो मास है। क्लियर है पॉइंट? आगे समझ में? तो इस तरीके से देखो बेटा, आप किसी भी, अगर आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है ना, तो 1 मोल पार्टिकल्स का अगर रिलेशन मास की टर्म में लेना है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है ना, ये एटॉमिक मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, और इसके लिए जो एक टर्म बनी है ना, वो क्या बनी, मोलर मास। ठीक है, बताओ यहाँ तक इसमें तो कोई, बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे कोई किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो? हाँ जी वंदना, आगे समझ में ये चीज? हाँ जी वंदना बेटा, जानवी, हाँ जी जानवी बेटा, चलो अच्छी बात है। हाँ मतलब ये चीज समझ में आ गई, जैसे मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास सेम नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। हाँ अभी इसको इलेबोरेट करके और दिखा दूंगा। ठीक है, नहीं अब देखो, चलो अब देखो कुछ चीजें भाई जिनके हमारे पास वॉल्यूम मास में मेजर करते थे तो मास में हो गया। अब गैसेस है, गैसेस का हम पीस थोड़ी ले सकते हैं भाई, सॉलिड और लिक्विड तो मटेरियल होते हैं थोड़े से, उनको तो आप ले सकते हो वही करके, है ना। तो लेकिन गैस को कैसे लोगे? तो गैस का तो मास हो नहीं पा रहा था, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने गैसेस का क्या लिया बेटा, वॉल्यूम लिया। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, याद रखना, मास वाली चीजों में जनरली सॉलिड और लिक्विड देखेंगे, और गैसेस का ही वॉल्यूम था। देखो गैलिसाक्स लॉ ऑफ भी तो क्या था, गैसियस वॉल्यूम ही था। ठीक है ना, और शुरू में एवोगाड्रो बना, वो भी क्या था, गैसेस के लिए था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ गया बेटा? तो वो वॉल्यूम जब इन्होंने इसी तरीके से जब देखा कि भाई 22 ये इतने 1 मोल वाले जो पार्टिकल हैं उनका वॉल्यूम क्या मिल रहा है, तो उन्होंने क्या पाया, आप कोई सी भी गैस ले लो, ठीक, कोई सी भी गैस ले लो आप, और उसके जो 1 मोल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम हमेशा क्या आ रहा है ना, 22.4 आ रहा है। तो यहाँ तो बदला बदला आएगा। जैसे मान लो 1 मोल कार्बन है, तो कार्बन का, 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम। ठीक है, अब मान लो आयरन लेना है हमें, 1 मोल आयरन, तो वहां उसका मास क्या आएगा, 56 ग्राम, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करो, तो वो 56 ग्राम उसका मोलर मास बन गया। क्लियर है आयरन का? तो मोलर मास तो बदलते रहते हैं, मोलर मास तो, लेकिन जो मोलर वॉल्यूम है ना, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, है ना, मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। और 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वो क्या बोला जाएगा, मोलर मास। देखो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है वो क्या है, मोलर मास। तो मोलर मास तो बदलते रहते हैं, वो सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो मोलर वॉल्यूम है वो कोई सी भी गैस ले लो आप, किसी भी गैस के, है ना। अब वो देखो उसका रीजन क्यों, गैस में बेटा पार्टिकल गैस के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है, हमेशा दूर दूर ही रहते हैं। समझ में? सारा अप्रोक्सीमेटली सेम सा ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, सेम मॉलिक्यूल, है ना। कोई सब में इंटरमॉलिक्यूलर बिल्कुल ना के बराबर होता है, सब जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ले सकते हैं वो लेते हैं, तभी तो सबका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली बराबर। वैसे दोनों में थोड़ा तो, सब में थोड़ा थोड़ा तो अंतर मिलेगा, बहुत माइन्यूट सा। तो इस तरीके से बेटा किसी भी गैस के, जो किसी भी गैस के आप जो पार्टिकल, मानो आपने हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल लिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिए, तो वो 1 मोल हाइड्रोजन गैस हो गई, और उसका जब वॉल्यूम देखा तो कितना मिला, 22.4 लीटर। ऐसे ही 1 मोल मान लो इन्होंने अमोनिया गैस ले ली। अब देखो अमोनिया गैस में एटम्स अलग है, हाइड्रोजन में 2 एटम, अमोनिया में 4 एटम है। एटम से मतलब नहीं है, मॉलिक्यूल से मतलब है। गैस तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, इनका जब वॉल्यूम देखा गया वो भी इतना ही मिला, है ना, ऑफ एनी गैस। ठीक है, ऑफ एनी, है ना, गैस। तो ये ट्रायंगल हमारा समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमारी आपकी बुक में फॉर्मूले भी मिलते हैं बेटा। ठीक है, आपके कई फॉर्मूलेज होते हैं, वो जैसे आपके 9th में कराए गए होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो ये सब चीजें हम अब कल वाले उसमें लेंगे, लेकिन अभी बीच में जो हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम बचा है, इसमें मोलर मास और मोलिकुलर मास का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो अब हमारे पास क्या चीज है बेटा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कार्बन वाली बात थी, या मान लीजिए मैंने अब आयरन का पीस ले लेता हूँ, ठीक है, अभी आयरन की बात कर रहे थे ना, उसी का पीस ले लेते हैं। तो ये आयरन है, इसमें ये एलिमेंट है और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको और करके हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, है ना, ऑफ आयरन, वो क्या है बेटा, 56 AMU।
56 AMU, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन। क्लियर, ये चीज हो गई क्लियर, वो है 56 AMU। अब यही चीज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन, वो होता है 56 ग्राम। ठीक है, देखो कल लास्ट वाली चीज में देखो, ये तो हमारे हाथ में नहीं था, ये तो कल भी देखो याद करो, जो निकल के आया था ना रिलेट करके वॉल्यूम से, वो ये रिलेट करके ना, तो वो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, देन रिलेट करके तब वो वॉल्यूम निकल के आया। तो अब उसमें हमारा कोई वो नहीं, मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लगेगी, ठीक है ना बेटा। यार एक तरफ से वो याद आ गया आपको कि भाई रिलेटिवली एक एटम का मास निकाला और वन मोल एटम्स का मास निकाला गया था। तो हमारे पास अब मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ आयरन, और ये क्या कहलाता है, देखो ये 6.022 इंटू 10⁻20 वन मोल कहलाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ, और करके मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ आयरन। भाई इसको हटा के ही तो वन मोल आएगा, एटम्स तो वैसे के वैसे नहीं ऑफ आयरन, तो इनका मास भी यही मिलेगा 56 ग्राम। आ गया पॉइंट समझे बेटा, कोई दिक्कत परेशानी। और इसी का जो नाम होता है वो होता है मोलर मास, मास ऑफ वन मोल। ठीक है, मास ऑफ वन मोल जो कहलाती है चीज, वो कहलाता है मोलर मास ऑफ आयरन, मतलब मास ऑफ वन मोल एटम्स, ठीक है, ऑफ आयरन Fe। ठीक है, तो वो भी कितना होगा आपके पास 56 ग्राम। तो बच्चों लोग ये बात समझ में आई आपको कि देखो आयरन का जो एक एटम है, और ये चीज बेटा जो पेज पे ये ट्रायंगल और उसके ही नीचे ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये आप चाहे स्क्रीन को पॉज करके कॉपी पे लिख जरूर लेना। पहले तो जो आज आइलैंड वाले नोट्स भेजे हैं आप उनको लिखना, ठीक है, नहीं सबसे पहले, है ना, वो 10-11 पन्ने होंगे, शॉर्ट में है वो। प्रदीप की बुक में तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है ना, वो तो पढ़ने के लिए देता है, आपकी नॉलेज के लिए, कि आप उसको भी जिस पे टाइम है वो अपना अच्छे से पढ़े, कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। आज जो भेजे हैं स्कूल ऐप पर भी है, और आपके इस ऐप में भी स्टडी मटेरियल में है, उस पर लिख रहा है एलन नोट्स ऑफ ना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे करके। क्लियर, उनको आप पढ़ना बेटा, है ना, उनको आप लिखना, और जब वो वाले लिख जाए, सबसे लास्ट में उसमें भी एक चार्ट दे रखा है जो मोल को रिलेट करता है पार्टिकल से, मास से, वॉल्यूम से। तो पहले तो चाहे वो भी बना लेना, और है ना उस आखिरी पेज के बाद देखो इस टाइप का एक चार्ट मिलेगा, मैं आपको बता दूं, है ना, देखो इस टाइप के नोट्स में जो आखिरी पेज है ना, वो इस टाइप का एक चार्ट मिलेगा, ठीक है। ये और ये बस, ये एलन वाले इस तरीके से करवाते हैं, मैंने इस तरीके से करवा दिया, ठीक है। तो और ये चार्ट तो जो आप पता है 9th में जो आपके टीचर्स ने भी आपको फॉर्मूले बताए होंगे ना, कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, है ना, गिवन पार्टिकल अपॉन एन एवोगाड्रो पार्टिकल्स, ये चार्ट उसी बेसिस पे बना है एलन वाला जो है ना। तो मैं आप दोनों समझा दूंगा, उसके बाद ये जरूर नोट कर लेना उस चार्ट के बाद, आज वाले ये पूरे नोट्स नोट करना। देन ये वाला सबसे पहले ट्रायंगल बनाना, जो कहाँ तक है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक है जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, सबसे पहले ये बनाना, ट्रायंगल के बाद ये जरूर लिख लेना, ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। चलो, तो मास आयरन के एक एटम का मास 56 AMU है बेटा, और आयरन के इतने सारे एटम्स का मास कितना है 50। अब मैथमेटिकली मत जाना कि सर वन का इतना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या को जब इससे करेंगे तो सर ये सेम कैसे आ जाएगा, ये तो यहाँ वन होता तभी तो आता, वो मैंने कल बता दिया। समझ में, एक्चुअली एटम बेटा इतनी छोटी होता है, इसका एटम का साइज कितना होता है 10⁻, है ना, -13 -11 सेंटीमीटर मीटर में होता है। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि इसको करोड़ों अरबों असंख्य भी मिला दोगे तो वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी बनती है, समझ में, इसलिए वो मेजरेबल नहीं है। आपको मैथमेटिकली आपको लगता है कि भाई 56 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो सर 56 कैसे आ जाएगा, तो मैथमेटिकली तो ये हमेशा रॉन्ग ही दिखेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखें तो आयरन के एक एटम का जो मास है बेटा वो इतना कम होता है, समझ में नहीं। अब इतने असंख्य एटमों को भी जोड़ोगे तब एक छोटा सा मेजरेबल अमाउंट बना, और जब प्रैक्टिकली देखा तो 56 ग्राम मिला आयरन के केस में, कार्बन के केस में 12 ग्राम मिला, ठीक है नहीं बेटा। तो ये चीज प्रैक्टिकली थी, तो मैथमेटिकली नहीं है कि भाई ये सर इसमें कंफ्यूजन, 9th में भी कंफ्यूजन हुआ था क्लास में, याद करो, समझ में आ गया। तो इतने सारे एटम्स का मास जो हो गया वो तो हो गया 56 ग्राम, और इतने सारे एटम्स को क्या बोलते हैं हम, देखो मास ऑफ वन मोल एटम्स, देखो केवल वन मोल लिख के छोड़ देना ये गलत है, समझ नहीं, मास ऑफ वन मोल है ना ऑफ आयरन, वो गलत है। वन मोल में एटम है कि मॉलिक्यूल है ये भी तो बताओ, ठीक है नहीं, तो मास ऑफ वन मोल एटम्स, ठीक है, ये क्या कहलाता है मोलर मास, और किसका है जी ऑफ आयरन। तो आपको समझ में आ गया आयरन का मोलर मास। अब इसी तरीके से देखो एक मॉलिक्यूल का बताता हूं मैं आपको, ठीक है, तो वो क्या बनेगा देखो, मास ऑफ वन
मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वो हमारे पास होता है 18 AMU। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। और इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, मास, और हाँ तो इसको क्या बोलेंगे, जो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है ना, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसके लिए जो टर्म बनी वो क्या बनी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो वो भी हमारे पास क्या रहेगी बेटा, 18 AMU। ठीक है, अब आते हैं अलग चीज पे, इससे आगे बढ़ते हैं। तो मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, वो कितना आया, 18 ग्राम। देखो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज H2 18 AMU, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर, लेकिन ये क्या है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास भी है। तो और इसको एक टर्म बताओ, आप ही बताओ, मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं ये लिख सकता हूं और करके, है ना, मास ऑफ वन मोल। भाई देखो, वन मोल तो इतने के लिए बराबर हुआ, केवल वन मोल का मतलब वन मोल, ये आगे की चीज और पीछे की चीज तो ऐसे सच ही आएगी, वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 18 ग्राम। और मास ऑफ वन मोल को क्या, वन मोल मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाएगा बेटा हमारे पास, है ना, मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2O, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास, देखो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है, मोलर मास। अंतर समझ में आया। तो मोलर मास तो मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, और देखो यहां भी आया है मोलर मास। बहुत सारे बच्चों को तो पता है क्या कंफ्यूजन रहता है कि जी मोलर मास केवल मॉलिक्यूल का होता है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, मोलर मास तो मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, और मोलर मास तो एटम्स का भी हो सकता है, मोलर मास तो आइंस का भी हो सकता है। ठीक है, मोलर मास का मीनिंग है वन मोल पार्टिकल्स का मास। अब वन मोल पार्टिकल यहां कौन है, एटम है, तो मास ऑफ वन मोल एटम्स दैट इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ। यहाँ क्या है, पार्टिकल मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स दैट इज मोलर मास। ठीक है, तो बेटा इस कंफ्यूजन में तो कोई ये, अब आपको है ना समझ में आ गया ना बेटा, कि मोलर मास तो एटम्स का भी हो सकता है, मोलर मास आइंस का भी हो सकता है, मोलर मास तो बस पार्टिकल का होता है, ये आप याद रखो। पार्टिकल तो वन मोल एटम्स का मास भी मोलर मास है ना, वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास भी मोलर मास है, और वन मोल आइंस का मास भी क्या है, क्लियर। ठीक है, आप तो वन मोल पता है, पेन इकट्ठे कर लो, वन मोल पेन मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन इकट्ठे कर लो, और उनका जो मास कहलाएगा वो भी मोलर मास ऑफ पेन कहलाएगा। आगे समझ में, सिंपल सी चीज। तो वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एटॉमिक मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इस दोनों को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल का मास या एक एटम का मास तो एएमयू में होता है ना, और हमने बोल दिया मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास ग्राम में आया तो वो क्या बन गया, मोलर मास। ठीक है, या एटॉमिक मास ग्राम में आया, जैसे ही बेटा देखो एटॉमिक मास, इतने सारे एटम्स का मास 56 क्या है, ग्राम, जैसे ही ग्राम में लगता है तो वो मोलर मास बन जाता है, और जब तक वो एएमयू में रहे तो वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। सिंपल सी चीज याद रहेगा। ठीक है बेटा, कि जब तक एटम का मास एएमयू में है या मॉलिक्यूल का मास एएमयू में है, तब तो वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास है, और जब ये मास क्या, हमने ग्राम लगा दिया तो वो एटॉमिक मास भी क्या कहलाएगा, मोलर मास, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी क्या कहलाएगा, मोलर मास। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं। तो एक बार ये आप एग्जैक्ट पहले मोल कॉन्सेप्ट डालना हेडिंग, और उसके बाद बेटा ये चार्ट बनाना आप, और देन उसके बाद ये एज सच नोट कर लेना, ये आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये सब। ये इस वाले चार्ट के बाद, समझ में, इस एलन का जो ये चार्ट है, इस चार्ट के बाद समझ में आ गया बेटा, ये आपके पास होना चाहिए इस हमारे न्यूमेरिकल्स में। अब कल हम बेटा आपको क्या कराएंगे, इन मोल के जो तीनों फॉर्मूले हैं जो आप 9th में भी पढ़ के आए हो, तो हम कुछ सवाल उन फॉर्मूले से भी कराएंगे, और ये जो हमारा ट्रायंगल है हम इससे भी कराएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, तो आज के लेक्चर में किसी भी बच्चे को कोई चीज, मुझे लगता नहीं है वैसे आज के लेक्चर में अगर अभी भी कोई इश्यू है आपको, पहले वाले टॉपिक जो है, जैसे कैसे हमें ये संख्या मिली, वन मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस चीज को जो आज मैंने पढ़ाया है बेटा, इसको समझना हो तो आज मैंने जो एलन के नोट्स भेजे हैं उसमें भी ये टॉपिक है, ये है ना, उसमें देखो ये पेज नंबर में मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, है ना, पेज नंबर 6 पे मिलेगा।
ठीक है, पेज नंबर 6 पे ये टॉपिक मिलेगा कि कैसे 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 मोल आया। ठीक है बेटा, तो आप आज ही पढ़ लेना ये पेज नंबर 6 वाली चीजें। तो क्लियर, तो आपको आज वाली पढ़ाई और भी क्लियर होगी। हाँ जी वंदना, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ तो टाइम भी हो गया हमारा, 11:47 हो रहा है। सही है नहीं, 11:40 की क्लास थी, 5-7 मिनट हम लेट आए, 5-7 मिनट हमने ऊपर कर दिया। तो आप जा सकते हो, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। तो जिसको कुछ भी नहीं पूछना बेटा वो जा सकता है, किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ ले। हाँ जी प्रीति जी, कुछ पूछोगी? हाँ आर्यन, बताओ 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 आर्यन। एसटीपी को बेटा बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और ऐसे ही एक होता है एनटीपी। एनटीपी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो होता क्या है, कोई भी काम करने से पहले, जैसे आप मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो आप एक्चुअल वॉल्यूम उसका मेजर नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं बेटा, हम कोई भी काम करने से पहले एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर बनाया गया और एक स्टैंडर्ड प्रेशर बनाया गया। ठीक है नहीं, जैसे स्टैंडर्ड प्रेशर आपका होता है 180 एम का, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, वो 25 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है बेटा, तो ये चीज होता है, तो उसको एसटीपी बोलते हैं, एनटीपी एसटीपी बेटा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा, एक्चुअली देखो जैसे मोल कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन में था ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो वो कांस्टेंट का कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, मान लो आपने फिक्स कर दिया 50 डिग्री, ठीक है, तो वो तो एक कांस्टेंट कुछ भी कर दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक क्या है, स्टैंडर्ड। आप हमेशा जो ये डेफिनेशंस बनी है बेटा, ये हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो वो ये होता है। हाँ जी प्रीति बताओ। हाँ तो अब देखो, आने गई वो वाली चीज, हमारे पास जो एएमयू है, एएमयू एक एटम का वेट होता है या एक मॉलिक्यूल का वेट होता है। ठीक है ना बेटा, तो आपको अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप उसके 6.022 इंटू 10⁻23 मटेरियल से आप काउंट कर लो भाई, एक एटम का वेट इतना है तो 50 इतने इसके 6.1 मोल एटम्स का या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वेट जो होगा वो उसको ग्राम में बदल देगा, नहीं बदल देगा? भाई मैथमेटिकली कंफ्यूज मत होना नाइन्थ की तरह कि सर मैं इसकी केवल इतने हिस्से की इससे करूंगी, भाई एक की तो इतना है और सर इतने का तो कैसे आएगा, ये तो 56 इंटू 6 है। हाँ हाँ, एमयू ग्राम इक्वल कैसे हो जाएगा बेटा, है ना। एमयू और ग्राम इक्वल नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एमयू में वेट आया है वो केवल एक एटम का है, और जो ग्राम में वेट आया है बेटा वो 6.022 इंटू 10⁻23 का, तो वो इक्वल नहीं होता ना। ठीक है, तो ये चीज रहती है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ हाँ, हमें क्या पता है। हाँ हाँ, तो देखो उस टाइम साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, स्पेक्ट्रो के थ्रू, मैंने अभी बताया ना जैसे आयरन का केस आया, ऐसे आप ऑक्सीजन का केस कह रहे हो, तो साइंटिस्ट लोगों ने स्पेक्ट्रो के थ्रू इंडिविजुअल, अब ऑक्सीजन के एक एटम का वेट निकाला, आयरन के एक एटम का वेट निकाला, ठीक है ना, और उसको डिवाइड किया। क्लियर है पॉइंट? अब वो पीस का मैंने आपसे बोला, जैसे मैंने 12 ग्राम का पीस लिया तो मैंने कहा आप ये 20 ग्राम का पीस भी ले सकते थे, आप 50 ग्राम का भी ले सकते थे। ठीक है, वो तो पीस आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें क्या होगा, आप जब 12 ग्राम के जो पीस लिया, है ना, और आपने उसको जब आयरन के C12 के, सॉरी आयरन नहीं, C12 के एक एटम के वेट से डिवाइड किया, तो उसमें जो एटम निकल के आए वो कितने निकल के आए, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना बेटा, तो ऐसे ही मान लो आप अगर कार्बन का ही, C12 का ही अगर 24 ग्राम का, मतलब 12 की जगह 24 ग्राम का एक टुकड़ा लेते हो, ठीक है, और उस 24 ग्राम के टुकड़े को एक C12 के वेट से डिवाइड करते हो, तो वहां पे जो संख्या आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 12.044 इंटू 10⁻23 मिलेगी। आ गया पॉइंट, समझ नहीं आ गया? तो ऐसे ही आयरन का है, हमें थोड़ी पता है कि 56 का ही पीस काटना है, आप तो भाई कोई भी काट सकते हो। ठीक है ना बेटा, तो इन्होंने कंपैरिजन किया कि 12 ग्राम C12 में जितने एटम होते हैं, समझ में आ गया बेटा, उतने ही एटम आयरन में कितने में आए। जैसे देखो इन्होंने क्या करा,
कि एक कार्बन के 12 ग्राम के टुकड़े में जो पार्टिकल्स हैं, तो आयरन के कितने ग्राम में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो 12 ग्राम के कार्बन के टुकड़े में है, C12 के टुकड़े में है। ठीक है, वो जब देखा इन्होंने, वो आयरन का मिला 56, है ना, वो ऑक्सीजन में गए तो वो मिला 16 का। आगे पॉइंट समझ में? तो कंपैरिजन है, कंपैरेटिव स्टडी है वो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, जैसे कभी कपड़े वाले की दुकान से कपड़ा लेके आई हो? एक तो रेडीमेड होते हैं और एक सिलवाने वाले कपड़े होते हैं, कभी लेके आई हो? अच्छा, कभी जाओ ना, या मोहल्ला पड़ोस में कभी ये लेने गई हो, दाल चावल चीनी वगैरह कभी? ये भी लेने नहीं गई। तो होता क्या है देखो, उन्हें जो 16 मिला था वो कैसे मिला था? वो भी तो कंपेयर करके ही तो मिला था, याद करो। वो अपने आप तो पता नहीं था ना, वो कंपेरेटिव करके मिला था, याद करो। वो वॉल्यूम, वॉल्यूम का कंपेरेटिव पार्टिकल से हुआ, पार्टिकल का कंपैरिजन मास से हुआ, और मास का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, रिलेटिव करके निकाला था उन्होंने 16 जो निकाला था। तो वहीं पर ये चीज हुई, जैसे हमारे पास जब कुछ एटम्स का मास आ गया, तब उन्होंने उसी के बेसिस पर, उसमें भाई देखो सबसे, जैसे मैं कपड़े का एग्जांपल क्यों कह रहा था, भाई किसी को मान लो 5 मीटर चाहिए होता है, किसी को 2 मीटर, किसी को 10 मीटर चाहिए होता है, ठीक है नहीं? तो वो जो कपड़े वाला होता है वो क्या करता है, मीटर स्केल से उतने ही टाइम्स करके दे देता है। पॉइंट समझ में आया नहीं? ऐसे ही सेम सारे एटम का मास थोड़ी निकाला था, शुरू में कुछ एटम्स का रिलेटिवनेस से तो कुछ एटम्स का ही तो निकाला था। अब किसी दूसरे का निकालना है, तो उन्होंने क्या करा, जैसे एक तरफ हाइड्रोजन को रखा, दूसरी तरफ उसको रखा, है ना, दोनों को रिलेट कर दिया। टाइम मतलब है ना, रिलेट करके जी वो उसका कितना आया जी, 14 टाइम्स आया, कोई 32 टाइम्स आया, कोई 16 टाइम्स आया। ठीक है नहीं बेटा? तो ये चीज थी। ठीक है, चलो, हाँ, बोलो। देखो सीधा, अगर देखो हमारे पास 1 ग्राम है ना, तो देखो अभी 1 ग्राम से क्या आया, देखो 1 ग्राम भी क्यों लिया गया वो ध्यान से देखना बेटा। जैसे अभी आपने देखा 12 ग्राम कार्बन लिया और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 आए। एक तो पता है होता क्या है, हम बच्चे लोग क्या होते हैं और हम टीचर लोग भी, हम केवल आगे की क्वांटिटी पे ध्यान दे देते हैं। आपने ध्यान किस बात पे दिया? 1 ग्राम पे। आपने एक वर्ड नहीं बोला, 1 ग्राम एटम्स। मैंने, याद करो कल क्या बोला था, 1 ग्राम एटम्स या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। याद करो, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम्स, और तुमने अभी 1 ग्राम एटम नहीं बोला। आपने क्या बोला जी, 1 ग्राम में इतने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10, इसलिए 5 ग्राम में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 ग्राम एटम्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, वो समझ में आया? जैसे ये क्या था, ये 12 ग्राम एटम्स का मीनिंग था। समझ में आ गया नहीं? तो वो ऐसे हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके सही आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। समझ में? ये मैथमेटिक्स, ये वो फिर वही वाली गलती आएगी अगर हम करेंगे तो, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा? पॉइंट मेरा समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उसी चीज को जो मैंने कल पढ़ाया था, 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, वो ही थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था। तभी तो फिर आज मैंने आपको वो एलन में जो बेस्ड वाला दे रखा है ना, एलन वाले तरीके से, इसीलिए मैंने आज समझा दिया। ठीक है, तो अब आप चाहो तो देखो 1 ग्राम वाले से कंफ्यूज नहीं रहोगे कि 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का जो होता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप ये याद रखो, जैसे 12 ग्राम कार्बन में जो पीस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो किसी अदर एलिमेंट के कितने ग्राम में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मतलब देखो इस टाइप से, जैसे एक पीस मान लो ये कार्बन का है और एक पीस मान लो ये आयरन का है, तो आयरन का ये जो सॉरी कार्बन का जो 12 ग्राम का पीस है, इसमें जो पार्टिकल निकल के आए वो मान लो 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो आयरन के कितने पार्टिकल, मतलब हम कितना कितना वेट लें, पीस का कितना वेट लें, समझ में? दैट हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यार इसमें भी इतने हैं और हमने आयरन के भी इतने लिए, और उसका वेट देख लिया जी कितना निकल के आया, तो उसका वेट कितना जी आया, वो 56 ग्राम है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का उतना वेट
समझ में आया? जो C12 में 6 का जो 12 ग्राम का पीस होता है उसमें जितने पार्टिकल होते हैं और 56 ग्राम में पार्टिकल बराबर है। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो ऐसे अब जो मॉडर्न जो चीजें हैं ये ज्यादा इजी है उससे समझना जो 1 ग्राम वाली डेफिनेशन थी, ठीक है ना बेटा? एक बार आप आज एरन वाला पढ़ के देखना, वो कल वाली चीज को स्किप करके आज जो मैंने भेजा है उसमें 6 पेज पे मिलेगा ये पूरा टॉपिक, है ना? 5 6 के अराउंड आसपास मिलेगा, ठीक है ना? तो एक बार पढ़ के देखना तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और उससे ये वाली दिक्कत भी दूर हो सकती है, सही नहीं? चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।